हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक, रासायनिक बलगतिकी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होता है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की बात करें हम तो सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इसको हम ऐसे समझें कि दो प्रकार के ग्राफ होते हैं। एक तो होते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए और एक होते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए। तो ऊष्माशोषी के ग्राफ की बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है। यहाँ से कोई रिएक्शन स्टार्ट हुई, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट और ये ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। यानी हम स्थितिज ऊर्जा और किस में ग्राफ खींच रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है और रिएक्शन इधर कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया का निर्देशांक या अभिक्रिया की प्रकृति। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गए, इतनी एनर्जी को इसने अवशोषित कर लिया, तो ये वाली जो रिएक्शन है वो ऊष्माशोषी कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी में हमने देखा ये पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया की प्रकृति है। कोई रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुई और ऐसे संपन्न हुई, ये रिएक्टेंट, ये ट्रांजिशन स्टेट और ये प्रोडक्ट, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी रिलीज हुई है, मुक्त हुई है, इसलिए ये ग्राफ कहलाएगा ऊष्माक्षेपी का। तो हम जब एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो ग्राफ दे रखा है वो दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग ऊष्माक्षेपी का। तो ऊष्माक्षेपी के अकॉर्डिंग हम एक्टिवेशन एनर्जी की परिभाषा निकालेंगे। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो देखिए हमने एक ग्राफ खींचा, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन के लिए अपन देख रहे हैं। तो ऊष्माक्षेपी के लिए हमने क्या कहा कि कोई रिएक्शन माना यहाँ से शुरू हुई और ऐसे घूम के इसने उत्पाद बना दिया। ये हैं देखिए ए, बी पे हमने अटैक कराया है किसका, सी का, और ये ट्रांजिशन स्टेट बनी ए, बी और सी, इसको बोल रहे हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ से यहाँ तक ये जो बना ए प्लस बी सी बन गया, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट और ये क्या बन गया बताओ, प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट। अब क्या देखेंगे, देखिए इसमें कि ये इधर जो ले रहे हैं अपन स्थितिज ऊर्जा ले रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, ये है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और ये अभिक्रिया की प्रकृति, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया का या कह दें अपन निर्देशांक या अभिक्रिया की प्रकृति। ये लिखा हमने। इस प्रकार से रिएक्शन जो है वो प्रोसीड हो रही है। अब क्या कहा हमने, एक ये क्वेश्चन आया कि जब हम रिएक्शन पढ़ते हैं, सभी जो कोई भी ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफों में क्या होता है कि इन बिंदुओं से शुरू होता है, या तो इससे वाई अक्ष से या एक्स एक्सिस से। लेकिन जब अभिक्रियाओं के जो ग्राफ देखते हैं हम ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए, तो ये रिएक्शन जो हैं वो कहाँ से संपन्न हो कर दी हमने, बताओ, बीच में से संपन्न की। इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न क्या होता है, देखिए कि जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, अभिक्रिया शुरू भी नहीं हुई, उस समय भी अभिकारक के अणुओं की खुद की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, जिसे कहते हैं हम सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। हम कह रहे हैं जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई तो अभिकारक के अणुओं की खुद की कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, जिसे अपन कहते हैं अभिकारक के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही तो उसकी खुद की क्या होगी, उन सभी की एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उन सभी को हम टोटल करके देखें तो उसके लिए एवरेज निकाला तो हम उसको कह रहे हैं
सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। इसलिए ये जो ग्राफ हैं यहाँ की जगह यहाँ से शुरू किए हमने, ये मैंने केवल समझाने की वजह से इतना ऊपर ले लिया है। वास्तव में क्या होते हैं, एनर्जी ले करके यहाँ से या यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप इसको लिख सकते हो। ये क्लियरिटी आए इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर ले लिया है इसको। वास्तव में रिएक्शन थोड़ा सा ऊपर लेते हैं ग्राफ को और वो वहाँ से संपन्न होती है। ऊष्माक्षेपी वाला हमने ग्राफ लिया तो देखिए यहाँ से इतनी एनर्जी क्या हो गई, मुक्त हो गई। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, इतनी एनर्जी क्या हुई है, मुक्त हुई है। इससे पहले देखा ये ग्राफ हम कह रहे थे यहाँ से ही क्यों शुरू किए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी क्या होती है, इसको क्या कहते हैं हम, सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। हम कह रहे हैं जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, शुरू भी नहीं हुई, उस समय भी अभिकारक के अणुओं की खुद की कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। उन सभी अणुओं की एनर्जी को अगर हम औसत निकालें तो उसको कहते हैं हम सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है उसका नाम रख दिया क्या, सामान्य अणुओं की ये क्या कहलाती है, औसत गतिज ऊर्जा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी अगर टोटल देखते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट की और हमने इस ट्रांजिशन स्टेट तक ले गए, इस एनर्जी का भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी दहली ऊर्जा। दहली ऊर्जा की बात आ गई कि दहली ऊर्जा क्या है, कि वह आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है जो किसी भी अभिकारक के अणु को कहाँ तक ले जाए, उसकी ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट करने के लिए, उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसका नाम क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है। टोटल एनर्जी हो गई यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी, तो यहाँ से और कहाँ तक चली गई, ट्रांजिशन स्टेट तक। अब देखिए एक एनर्जी क्या हुआ कि एक एनर्जी ये निकल के आई, देखो इसमें से अगर मैं दहली ऊर्जा में से इस एनर्जी को अगर घटा दूं तो एक एनर्जी और प्राप्त हो गई। देखिए ये वाली तो एनर्जी कौन सी है, एक एनर्जी और आ गई और इसी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी यानी एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें हम, सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा जो बराबर होती है वो क्या हो गया, देखो इस सक्रियण ऊर्जा कैसे निकली, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को घटा दें तो ये ऊर्जा एक नई ऊर्जा बनती है, इसका नाम क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। यानी एक्टिवेशन एनर्जी बराबर तो क्या हो गई, दहली ऊर्जा माइनस ये दहली ऊर्जा में से हमने क्या घटाया, सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला निकल के आया एक्टिवेशन एनर्जी का। यानी एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे कह दें कि यहाँ से अभिकारक से तुरंत ही किस में बदला, प्रोडक्ट में बदला, तो वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा, यहाँ पे अतिरिक्त वर्ड लगाना है। इसमें थ्रेशोल्ड एनर्जी और इसमें क्या अंतर है, केवल कि ये अतिरिक्त बनाया, वही अभिकारक को किस में कन्वर्ट करेगा, उत्पाद में कन्वर्ट करेगी। तो वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जिसे ग्रहण करके अभिकारक के जो अणु है वो किस में कन्वर्ट हो जाएं, बताओ, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएं, क्या कहलाती है, बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुन लो सक्रियण ऊर्जा के लिए, कि वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अभिकारक के अणु ग्रहण करके किस में बदल जाएं, उत्पाद में बदल जाएं, क्या कहलाती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और सक्रियण ऊर्जा के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी ताप पर निर्भर नहीं करती है। सक्रियण ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती, बताओ,
ताप पर निर्भर नहीं करती। एक्टिवेशन एनर्जी किस पर निर्भर नहीं करती बताओ? ताप पर निर्भर नहीं करती। ये इम्पोर्टेंट बात है। अगली बात कह रहे हैं कि सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो तो क्या होती है? वेग के व्युत्क्रमणुपाती होती है। अगर वेग का मान कम है तो सक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा। ये पाथ हमने पहले ही बताया था, ज़्यादा आएगा ऊपर होके। और जैसे ही हमने कहा कि अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यहाँ से यहाँ तक ही संपन्न हुई, तो इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का काम मान जो है वो कम हुआ और वेग क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। यानी हमने कहा कि अगर सक्रियण ऊर्जा जो है, सक्रियण ऊर्जा का मान अगर कम है तो वेग ज़्यादा होगा, और सक्रियण ऊर्जा का मान अगर क्या है? ज़्यादा है, तो वेग का मान क्या हो जाएगा? कम। तो हमने ये दो इम्पॉर्टेंट बात कही सक्रियण ऊर्जा के लिए। सक्रियण ऊर्जा क्या है? पहली बात तो डेफिनेशन देखें, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वह अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा जिसे अभिकारक के अणु ग्रहण करके किसमें बदल जाएं? उत्पाद में बदल जाएं, वो क्या कहलाती है? उसकी सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा हम कह रहे थे ताप पर निर्भर नहीं करती, और सक्रियण ऊर्जा जो होती है वो वेग के क्या होती है? व्युत्क्रमणुपाती होती है। वेग का मान कम है तो सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा, वेग का मान ज़्यादा है तो सक्रियण ऊर्जा कम होगी। तो ये डेफिनेशन देखिए हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी दहली ऊर्जा की। उसके बाद में देखिए एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की एक एनर्जी और आई, ये रिएक्टेंट और इतनी एनर्जी प्रोडक्ट बना, जब इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, यहाँ से यहाँ तक की एक अलग एनर्जी है, ये अभिक्रिया के दौरान मुक्त हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अभिक्रिया ऊष्मा, रिएक्शन एनर्जी कहते हैं। अभिक्रिया ऊष्मा की डेफिनेशन क्या निकल के आई? ये देखो, ये डिफरेंस है दो के बीच में। द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिएक्शन एनर्जी, यानी अभिकारक एवं उत्पाद के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है। अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाएगा? अभिक्रिया ऊष्मा कहलाएगा। और जिसे हम अगर स्थिर दाब पर कैलकुलेट करेंगे तो इसका नाम होता है एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन। और जिसे हम किससे व्यक्त करेंगे बताओ? डेल्टा एच से व्यक्त करेंगे। और अगर इसे हम स्थिर आयतन पर कैलकुलेट करें तो इसी का नाम क्या हो जाता है? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। और जिसे हम स्थिर आयतन की बात कह रहे हैं, जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल्टा ई से। तो एक डेफिनेशन ये निकल के आई किसकी? अभिक्रिया ऊष्मा की, और एंथैल्पी परिवर्तन की, और आंतरिक ऊर्जा की यहाँ से निकल के आई। अब हमने क्या कहा कि देखिए यहाँ ये रिएक्टेंट था, तो एक एनर्जी हम ये कह रहे थे यहाँ से यहाँ तक है, ये अग्र अभिक्रिया का वेग है, इसकी जो एनर्जी है वो क्या मानी हमने? माना ई ए, फॉरवर्ड कह दी ई एफ, फॉरवर्ड के लिए अग्र के लिए लगा दी अग्र की एनर्जी ई एफ। और प्रोडक्ट जब बना है इसकी एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बैकवर्ड की एनर्जी है, और इसको कह दिया हमने ई वी, पश्च अभिक्रिया की ऊर्जा। तो अगर ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छिपी की बात करें तो आपसे कह रहा है कि यदि दो केस बनाए हमने, यदि ई बी का मान ज़्यादा है, बैकवर्ड का मान ज़्यादा है ई एफ से, तो हम कहेंगे ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं बताओ? ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है। और यदि ई बी का मान कम है किससे? ई एफ से, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। तो हमने इसमें देखा कि एक्टिवेशन एनर्जी के लिए आपको सबसे पहले हमने एक ग्राफ खींचा था जिसमें हमने
ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी के लिए अलग अलग खींचे। हमको जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आवश्यकता थी वो किसकी थी, ऊष्माक्षेपी की। हमने ये ऊष्माक्षेपी के अकॉर्डिंग देखा। इस ऊष्माक्षेपी में हमने क्या कहा, ये स्थितिज ऊर्जा ली और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट अभिक्रिया की प्रकृति। इसमें हमने कहा कि ये रिएक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट की, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये इसके मध्य की अवस्था क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। तो हमने कहा कि जब ये रिएक्शन जो होती है हमने कुछ ऊपर से स्टार्ट की, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई उस समय भी अभिक्रिया अभिकारक के अणुओं की खुद की कुछ ना कुछ क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसे हम कहते हैं सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी थी वो थी सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा, और यहाँ से और यहाँ तक की जो एनर्जी का नाम दिया था हमने दिया था थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा। यानी किसी भी अभिकारक के अणु को किस में कन्वर्ट होने के लिए, उत्पाद में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है। यानी ट्रांजिशन स्टेट तक ले जाएंगे और ट्रांजिशन स्टेट के बाद में क्या बनेगा बताओ, उत्पाद बनेगा, वो तो कहलाती है दहली ऊर्जा। अगर हमने इस दहली ऊर्जा में से सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को घटाया तो एक नई एनर्जी प्राप्त हुई, ऊर्जा प्राप्त हुई। उस ऊर्जा का नाम हमने क्या दे दिया बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा की डेफिनेशन हमने क्या की कि जैसे ही कोई अभिकारक सक्रियण ऊर्जा को जैसे ही अवशोषित करेगा, यानी ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच जाएगा, तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, यहाँ पे क्या शब्द लगाया, वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जिसे अभिकारक के अणु ग्रहण करके किस में बदल जाएं, उत्पाद में बदल जाएं, वो क्या कहलाती है, उसकी सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था वो अगर दहली ऊर्जा में से हम किसको घटा दें, सामान्य अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा को घटा दें तो क्या प्राप्त हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद हमने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा ताप पर निर्भर नहीं करती, ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सक्रियण ऊर्जा जो है वो वेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो वेग का मान ज़्यादा होगा, यदि सक्रियण ऊर्जा ज़्यादा है तो वेग का मान क्या होगा, कम होगा। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ से जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बने तो एक एनर्जी ये प्राप्त हुई, ये अभिक्रिया संपन्न हो गई और अभिक्रिया के दौरान प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम अभिक्रिया ऊष्मा रिएक्शन एनर्जी कहा। और यानी इसकी डेफिनेशन देखें हम तो क्या कहेंगे, अभिकारक तथा उत्पाद के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है। जिसे हम स्थिर दाब पर कैलकुलेट कर लें तो वो कहलाएगा एंथैल्पी परिवर्तन, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा एस से। और अगर इसी को हम स्थिर आयतन पर कैलकुलेट करेंगे तो ये कहलाएगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, और इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, डेल्टा ई से। हमने कहा ये रिएक्शन की अग्र रिएक्शन के लिए एनर्जी है और ये किसके लिए है, बैकवर्ड, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। हम कह रहे हैं अगर ये एनर्जी जो है बैकवर्ड की अगर फॉरवर्ड से ज़्यादा है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगी रिएक्शन, और ये बैकवर्ड की रिएक्शन वो एनर्जी जो है अगर फॉरवर्ड से कम है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार से हम इस डायग्राम के द्वारा कई प्रकार की एनर्जियों के बारे में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।